नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। अरविंद एक युवा डॉक्टर था जो अपने पेशे के प्रति बहुत ही जुनूनी था। उसने हाल ही में शहर के एक पुराने अस्पताल में नौकरी शुरू की थी। यह अस्पताल सेवा अस्पताल के नाम से जाना जाता था, लेकिन लोग इसे भूतिया अस्पताल के नाम से भी जानते थे। अरविंद ने इन अफवाहों को कभी गंभीरता से नहीं लिया और सोचता था कि ये सिर्फ लोगों के मनगढ़ंत बातें हैं। अरविंद ने अपने पहले दिन अस्पताल में प्रवेश किया। अस्पताल का माहौल काफी अजीब था। दीवारों पर जमी धूल, टूटे फूटे फर्नीचर और हर कोने में अंधेरा। उसका स्वागत अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर मिश्रा ने किया। डॉक्टर मिश्रा ने उसे अस्पताल का परिचय दिया और बताया कि यहाँ पर कई सालों से रहस्यमय घटनाएं होती आ रही हैं। पहले ही दिन अरविंद ने अस्पताल में कई अजीब घटनाएं देखीं। रात को जब वह अपने कमरे में था तो उसने सुना कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए घटनाएं और भी ज्यादा डरावनी होती गईं। कभी अचानक लाइट्स बंद हो जाती तो कभी किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती। एक दिन अरविंद ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम का दौरा किया। वहां उसने कई पुराने फाइलें और दस्तावेज देखे। उसे एक फाइल में कुछ ऐसा मिला जिसने उसे चौंका दिया। फाइल में लिखा था कि कई साल पहले इस अस्पताल में एक भयानक आग लगी थी जिसमें कई मरीज और डॉक्टर मारे गए थे। इस घटना के बाद से ही अस्पताल में रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। एक रात अरविंद ने तय किया कि वह इन घटनाओं की तह तक जाएगा। उसने अपने कमरे में कैमरा सेट किया और खुद रात भर जागकर घटनाओं को रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया। आधी रात को जब सब कुछ शांत था, उसने देखा कि कैमरे में कुछ अजीब हरकत हो रही है। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। अगले दिन अरविंद ने एक अजीब मरीज को देखा। वह मरीज बहुत ही डरावनी हालत में था और उसकी आंखें लाल थीं। उसने अरविंद को बताया कि वह एक आत्मा है जो अस्पताल में फंसी हुई है। अरविंद ने सोचा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन जब उसने उसके बारे में और जानकारी ली तो पाया कि इस व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अरविंद ने डॉक्टर मिश्रा से इन घटनाओं के बारे में बात की। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अस्पताल में कई आत्माएं फंसी हुई हैं जो शांति की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि वे कई बार इन आत्माओं से बात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। अरविंद ने सोचा कि शायद उसे कुछ नया तरीका आजमाना पड़ेगा। अरविंद ने एक तांत्रिक से संपर्क किया और उसे अस्पताल बुलाया। तांत्रिक ने अस्पताल का निरीक्षण किया और कहा कि यहाँ बहुत सारी भटकती आत्माएं हैं। उसने अरविंद को एक अनुष्ठान करने की सलाह दी जिससे आत्माओं को शांति मिल सके। अरविंद ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। अनुष्ठान की रात अरविंद और तांत्रिक ने मिलकर सभी तैयारी की। उन्होंने अस्पताल के पुराने हॉल में अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, अस्पताल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक हॉल में सभी लाइट्स बंद हो गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। अरविंद ने अपने दिल को मजबूत रखा और तांत्रिक के निर्देशों का पालन करता रहा। अनुष्ठान के दौरान अस्पताल में कई आत्माएं प्रकट होने लगीं। उनमें से कुछ बहुत ही भयानक थीं, जिनके चेहरे जले हुए थे और कुछ की आंखें लाल थीं। उन्होंने अरविंद से मदद की गुहार लगाई। अरविंद ने तांत्रिक से कहा कि वह अनुष्ठान को जल्दी पूरा करे ताकि आत्माओं को शांति मिल सके। अंततः अनुष्ठान पूरा हुआ और तांत्रिक ने कहा कि आत्माओं को अब शांति मिल गई है। अस्पताल का माहौल अचानक बदल गया और सब कुछ शांत हो गया।
आत्माओं ने अरविंद को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वे शांति से जा सकती हैं। अरविंद ने महसूस किया कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अनुष्ठान के बाद अस्पताल का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थीं और मरीज भी खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। अरविंद ने अपने साथियों के साथ मिलकर अस्पताल का पुनर्निर्माण किया और उसे एक नया रूप दिया। अब सेवा अस्पताल को एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह माना जाने लगा। इस घटना के बाद अरविंद की जिंदगी भी बदल गई। उसने न केवल एक डॉक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि उन आत्माओं को भी शांति दिलाई जो सालों से भटक रही थीं। उसने महसूस किया कि उसका यह अनुभव न केवल उसे मजबूत बना गया, बल्कि उसे जीवन के नए अर्थ भी समझा गया। अब अरविंद ने सेवा अस्पताल में अपने काम को जारी रखा। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से अस्पताल को एक नई पहचान दिलाई। वहां के मरीज और कर्मचारी उसे बहुत मानते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अरविंद ने यह निश्चय किया कि वह हमेशा अपने पेशे के प्रति वफादार रहेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रवि और सुमित बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की थी। समय के साथ वे अलग अलग शहरों में नौकरी करने लगे, लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार रही। एक दिन रवि को सुमित का फोन आया। सुमित ने रवि को अपने नए घर में आने का न्योता दिया। यह घर सुमित ने हाल ही में खरीदा था और वह चाहता था कि रवि वहां कुछ समय बिताए। रवि ने तय किया कि वह अगले सप्ताहांत सुमित के पास जाएगा। जब वह सुमित के नए घर पहुंचा तो उसने देखा कि यह एक पुराना और बड़ा बंगला था जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। घर को देखकर रवि को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। सुमित ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और घर के अंदर लेकर गया। घर के अंदर का माहौल भी थोड़ा अजीब था, अंधेरा, ठंडा और सन्नाटा। पहली रात दोनों दोस्तों ने ढेर सारी बातें की और पुरानी यादों को ताजा किया। रात में जब रवि सोने के लिए अपने कमरे में गया तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह शायद हवा या पुराने घर की आवाज होगी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, आवाजें और भी तेज होती गईं। रवि ने उठकर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसकी नींद बार बार टूटती रही और हर बार उसे महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगले दिन रवि ने घर का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि एक दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उसने सुमित से पूछा कि वह दरवाजा क्यों बंद रहता है, लेकिन सुमित ने उसे टाल दिया और कहा कि वह सिर्फ एक स्टोर रूम है। रवि को यह बात खटक गई और उसने तय किया कि वह इस दरवाजे के रहस्य को जानकर रहेगा। सुमित का व्यवहार भी इस मुद्दे पर बहुत ही विचलित करने वाला था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि ने महसूस किया कि सुमित का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। वह अक्सर देर रात तक जागता रहता और अकेले में बातें करता। रवि को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने सुमित से इस बारे में बात की, लेकिन सुमित ने इसे हंसकर टाल दिया। रवि ने कई बार उसे रात में जागते हुए पाया। उसके चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। एक रात रवि ने फिर से अजीब आवाजें सुनी। इस बार उसने सोचा कि वह जाकर देखेगा कि आखिर यह आवाजें आ कहां से रही हैं। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे लगा कि दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई अनजानी भाषा में बात कर रहा हो। रवि ने सुमित से इस बारे में सीधे बात करने का निर्णय लिया। उसने सुमित से पूछा कि वह दरवाजा क्यों बंद रहता है
और वह इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। सुमित ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रवि के दबाव डालने पर उसने बताया कि वह घर वास्तव में भूतिया है और उसमें एक आत्मा रहती है। सुमित ने यह भी बताया कि उसने इस घर को बहुत सस्ते में खरीदा था और उसे नहीं पता था कि यह घर भूतिया है। सुमित ने रवि को बताया कि इस घर में एक बार एक परिवार रहता था। परिवार में एक युवा लड़की थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि की अचानक मौत हो गई थी और उसकी आत्मा इस घर में भटकती रहती है। उसके माता पिता ने कई बार कोशिश की थी कि आत्मा को शांति मिले, लेकिन वे असफल रहे। रवि को अंजलि की तस्वीरें और उसके परिवार के बारे में जानकारी मिल गई, जो घर के एक पुराने एल्बम में पड़ी हुई थीं। तस्वीरें देखकर रवि को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रवि ने सुमित से कहा कि वे मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। दोनों ने तय किया कि वे आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। एक रात जब वे दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। एक अंधेरे कोने में अंजलि की आत्मा दिखाई दी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा बहुत ही भयावह था। अंजलि की आत्मा ने उनसे कहा कि वह इस घर में फंसी हुई है और उसकी आत्मा को शांति चाहिए। उसने बताया कि उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश नहीं की थी और इसी कारण वह यहाँ भटक रही है। उसने उनसे एक अनुष्ठान करने की मांग की जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। आत्मा की आवाज में दर्द और कष्ट साफ झलक रहा था। रवि और सुमित ने उस अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी जो अंजलि की आत्मा ने उनसे मांगा था। उन्होंने एक पंडित से सलाह ली और अनुष्ठान के लिए सभी आवश्यक सामग्री जुटाई। अनुष्ठान की रात वे दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने साहस बनाए रखा। उन्हें हर वक्त लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। अनुष्ठान की रात रवि और सुमित ने पंडित के निर्देशों का पालन किया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, चीजें अपने आप इधर उधर खिसकने लगीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः अनुष्ठान पूरा कर लिया। अनुष्ठान पूरा होने के बाद अंजलि की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि अब उसे शांति मिल गई है। धीरे धीरे घर में सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं और सुमित ने महसूस किया कि घर अब सुरक्षित है। आत्मा की शांति के बाद घर का माहौल भी बदलाव सा लगने लगा। वहां अब कोई डरावनी आहटें नहीं होती थीं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। शहर का नाम शिवपुर था। यह शहर अपने आधुनिकता और संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके एक हिस्से में एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने कभी सच्चाई की पुष्टि नहीं की थी। आलोक एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों का शौकीन था। एक दिन उसे अपने वरिष्ठ संपादक से एक असाइनमेंट मिला, शापित हवेली के रहस्य को उजागर करना। आलोक को इस असाइनमेंट में विशेष दिलचस्पी आई क्योंकि वह हमेशा से ही ऐसी कहानियों की तह तक जाने का जुनूनी था। आलोक अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली शहर के पुराने हिस्से में स्थित थी, जहां अब ज्यादा लोग नहीं जाते थे। हवेली के पास पहुंचकर आलोक ने देखा कि वह वाकई में काफी भयानक और रहस्यमयी लग रही थी। उसके दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही आलोक हवेली के अंदर प्रवेश किया, उसे अचानक से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने सोचा कि यह शायद हवेली की पुरानी खिड़कियों से आ रही हवा होगी। लेकिन जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था।
फिर भी उसे एक अजीब सी भावना हो रही थी। आलोक ने फैसला किया कि वह रात हवेली में ही गुजारेगा, ताकि वह और भी गहराई से इस रहस्य को समझ सके। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों को सेट किया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। रात के समय जब सब कुछ शांत था, उसने अजीब आवाजें सुननी शुरू की। कभी कोई दरवाजा खुद ब खुद खुलता और बंद होता, तो कभी किसी के चलने की आवाजें आती। हवेली के एक कोने में आलोक को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली के पूर्व मालिक रामप्रसाद की कहानियां लिखी हुई थीं। रामप्रसाद एक धनी व्यापारी था, लेकिन उसके परिवार में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। उसके बच्चे बीमार पड़ने लगे और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। डायरी में यह भी लिखा था कि रामप्रसाद ने किसी तांत्रिक की मदद ली थी, लेकिन फिर भी समस्याएं खत्म नहीं हुई। डायरी में लिखा था कि तांत्रिक ने रामप्रसाद को बताया था कि हवेली पर एक प्राचीन अभिशाप है, जिसे हटाने के लिए उसे एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन पूजा के दौरान ही कुछ अजीब हुआ और रामप्रसाद की मौत हो गई। तब से यह हवेली खाली और भूतिया हो गई। अगली रात आलोक ने फिर से हवेली में रात बिताने का फैसला किया। इस बार उसने अपने कैमरे और माइक्रोफोन को चालू रखा। आधी रात के बाद उसने स्पष्ट रूप से किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने अपने कैमरे की ओर देखा और पाया कि कैमरे ने एक अस्पष्ट आकृति रिकॉर्ड की थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आलोक ने डर के मारे हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। उसे लगा कि अब वह फंस गया है और कोई उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। अचानक उसे डायरी की एक पंक्ति याद आई, अभिशाप को केवल वही हटा सकता है जो सच्चे दिल से प्रायश्चित करे। आलोक ने तांत्रिक की पूजा की विधि को ध्यान से पढ़ा और उसे करने का फैसला किया। उसने अपने दिल से प्रायश्चित किया और प्राचीन मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे हवेली में सब कुछ शांत हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। आलोक ने अपने अनुभव को एक लेख के रूप में लिखा और इसे प्रकाशित किया। उसका लेख बहुत लोकप्रिय हुआ और लोगों ने हवेली के रहस्य को जानने में दिलचस्पी दिखाई। धीरे धीरे हवेली का अभिशाप खत्म हो गया और लोग वहां फिर से जाने लगे। आलोक ने अपने इस अनुभव से सीखा कि डर केवल एक भावना है और हमें उससे लड़ना चाहिए। उसने अपनी पत्रकारिता को नए दृष्टिकोण से शुरू किया और ऐसी कहानियों को उजागर करने में लग गया जो लोगों के जीवन में सच्ची रोशनी ला सके।